हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी में। आज हम लोग हमारे प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास का अध्याय 28 कवर करेंगे। इसके पहले के सारे एपिसोड मेरे चैनल पर एपिसोड 1 बाय 1 एपिसोड 5 अपलोड है। यदि आप लोगों को देखना हो तो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, उसे भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं गबन उपन्यास का अध्याय 28। जब से रामा चला गया था, रतन को जल्पा के विषय में बड़ी चिंता हो रही थी। वह किसी बहाने से उसकी मदद करते रहना चाहती थी। इसके साथ यह भी चाहती थी कि जल्पा किसी तरह तड़पे ना पाए। अगर कुछ रुपया खर्च करके भी रामा को पता चल सकता था तो वह सहर्ष खर्च कर देती। जल्पा की वह रोती हुई आंख देखकर उसका हृदय मनोस उठता था। वह उसे प्रसन्न मुख देखना चाहती थी। अपने अंधेरे रोने घर में उबकर वह जल्पा के घर चली जाया करती थी। वह घड़ी भर हंस बोल लेने से उसका चित्त प्रसन्न हो जाता था। अब वहाँ भी वह नहुसत छा गई। यहाँ आकर उसे अनुभव होता था कि मैं भी संसार में हूँ, उस संसार में जहाँ जीवन है, लालसा है, प्रेम है, विनोद है। उसका अपना जीवन तो व्रत की वेदी पर अर्पित हो गया था। वह तन मन से उस व्रत का पालन करती थी, पर शिवलिंग के ऊपर रखे हुए घट में क्या वह प्रभाव है, तरंग है, नाद है तो जो सरिता में है। वह शिव के मस्तक पर शीतल करता रहे, यही उसका काम है। लेकिन क्या उसमें सरिता का प्रभाव और तरंग और नाद का लोप नहीं हो गया था? इसमें संदेह नहीं है कि नगर के प्रतिष्ठित और छप्पन घरों से रतन का परिचय था। लेकिन जहाँ प्रतिष्ठित थी वहाँ तल्लुकात था, दिखावा था, ईर्ष्या थी, निंदा थी। क्लब में सत्संग से भी उसे अरुचि हो गई थी। वहाँ विनोद अवश्य था, क्रीड़ा अवश्य थी, किंतु पुरुषों का आतुर नौ में थी। विकल हृदय में उन्मत्त शब्द भी जल्पा के घर। अगर वह शान न थी, वह दौलत न थी, तो वह दिखावा भी न थी, वह ईर्ष्या भी न थी। रामा जवान था, रूपवान था, चाहे रसिक भी हो, पर रतन को अभी तक उसके विषय में संदेह करने का कोई अवसर ना मिला था और जल्पा जैसी सुंदरी के रहते हुए उसकी संभावना भी ना थी। जीवन के बाजार में और सभी दुकानदारों की कुटिलताओं और झूठेपन से तंग आकर उसने इस छोटी सी दुकान का आश्रय लिया था, किंतु यह दुकान भी टूट गई। वह अब जीवन की सामग्रियां कहाँ बेसहायगी, सच्चा माल कहाँ पावेगी। एक दिन वह ग्रामोफोन आई और शाम तक बजती रही। दूसरे दिन ताजे मेवों की एक कटोरी लाकर रख गई। जब आती तो कोई सौगात लिए आती। अब तक वह जागेश्वरी से बहुत कम मिलती थी। वह अब बहुधा उसके पास आ बैठती और इधर उधर की बातें करती। कभी कभी उसके सिर पर तेल डालती और बाल कूदती। गोपी और विशेश्वर भी से भी अब सने हो गया था। कभी कभी दोनों को मोटर पर घुमाने ले जाती। सियाल से आते ही दोनों उसके बंगले पर पहुंच जाते और कई लड़कों के साथ वहां खेलते। उसके रोने चिल्लाने और झगड़ने में रतन को हार्दिक आनंद प्राप्त होता था। वकील साहब को भी अब रामा के घर वालों से कुछ आत्मीयता हो गई थी। बार बार पूछते थे, रामा बाबू का कोई खत आया, कुछ पता चला, उन लोगों को कोई तकलीफ तो नहीं है। एक दिन रतन आई तो चेहरा उतरा हुआ था, आंखें भरी हो गई थी। जल्पा ने पूछा, आज जी अच्छा नहीं है क्या? रतन ने कुंठित स्वर से कहा, जी तो अच्छा है, पर रात भर जागना पड़ा। रात से उन्हें बड़ा कष्ट है। जाड़ों में उनके दमे का दौरा हो जाता है। बेचारे जाड़ों भर एम्बलेसन और सनाटोजन और न जाने कौन कौन से रस खाते रहते हैं, पर यह रोग गला नहीं छोड़ता। कलकत्ता का एक नामी वैद्य है, अब की उन्हीं से इलाज कराने का इरादा है। कल चली जाऊंगी, मुझे ले तो नहीं जाना चाहती। कहते हैं वहाँ बहुत कष्ट होगा, लेकिन मेरा जी नहीं मानता। कोई बोलने वाला तो होना चाहिए। वहाँ 2 बार तो हो आई हूँ और जब जब गई हूँ बीमार हो गई हूँ। मुझे वहाँ जरा भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपने आराम को देखूं या उनकी बीमारी को देखूं। बहन, कभी कभी ऐसा जी उब जाता है
कि थोड़ी सी संख्या खाकर सो रहूं। विधाता से इतना भी नहीं देखा जाता। अगर मेरा कोई सर्वस्व लेकर भी इन्हें अच्छा कर दे कि इस बीमारी का जड़ टूट जावे तो मैं खुशी से दे दूंगी। जल्पा ने सत्संग होकर कहा, यहाँ किसी वैद्य को नहीं बुलाया। यहाँ के वैद्यों को देख चुकी हूँ बहन, वैद्य डॉक्टर सबको देख चुकी। तो कब तक आओगी? कुछ ठीक नहीं, उनकी बीमारी पर है। 1 सप्ताह में आ जाऊं, महीने 2 महीने लग जाएं, क्या ठीक है? मगर जब तक बीमारी की जड़ ना टूट जाएगी ना आऊंगी। विधि अंतरिक्ष में बैठी हंस रही है। जल्पा मन में मुस्कुराई। जिस बीमारी का जड़ जवानी में ना टूटे, बुढ़ापे में क्या टूटेगी? लेकिन इस सर्वसंख्या में सहानुभूति ना रखना असंभव था। बोली, ईश्वर चाहेंगे तो वहाँ से जल्दी होकर लौटेंगे बहन। तुम भी चलती तो बड़ा आनंद आता। जल्पा ने करुण भाव से कहा, क्या चलूं बहन, जाने भी पाऊं? यहाँ दिन भर यह आशा लगी रहती है कि कोई खबर मिलेगी। वहाँ मेरा जी और घबराया करेगा। मेरा दिल तो कहता है बाबूजी कलकत्ते में हैं, तो जरा इधर उधर खोजना। अगर कहीं पता मिले तो मुझे तुरंत खबर देना। यह तुम्हारे कहने की बात है जल्पा? यह तुम्हारे कहने की बात नहीं है जल्पा, यह मुझे मालूम है। खत तो बराबर भेजती रहूँगी। हाँ अवश्य, रोज नहीं तो अंतरे दिन जरूर लिखा करूँगी। मगर तुम भी जवाब देना। जल्पा पान बनाने लगी। रतन उसके मुंह की ओर उपेक्षा के भाव से ताकती रही, मानो कुछ कहना चाहती है पर संकोच बस नहीं कह सकती। जल्पा ने पान देते समय उसके मन का भाव तड़प कर कहा, क्या है बहन, क्या कह रही है? रतन, कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए हैं, तुम रख लो। मेरे पास रहेंगे तो खर्च हो जाएंगे। जल्पा ने मुस्कुराकर आपत्ति की, और जो मुझसे खर्च हो जाए? रतन ने पुलुप मन से कहा, तुम्हारे ही तो हैं बहन, किसी गैर का तो नहीं है। जल्पा विचारों में डूबी हुई जमीन की तरफ ताकती रही, कुछ जवाब न दिया। रतन के सिवके का अंदाज कहा, तुमने कुछ जवाब नहीं दिया बहन, मेरी समझ में नहीं आता तुम मुझसे खींची क्यों रहती हो। मैं चाहती हूँ हमसे और तुमसे जरा भी अंतर ना रहे, लेकिन तुम मुझसे दूर भागती हो। अगर मान लो मेरे 500 रुपये तुम ही से खर्च हो गए तो क्या हुआ? बहनों में ऐसा कोड़ी कोड़ी का हिसाब नहीं होता। जल्पा ने गंभीर स्वर से कहा, कुछ कहूँ बुरा तो न मानेगी? बुरा मानने की बात होगी तो जरूर बुरा मानूंगी। मैं तुम्हारे दिल दुखाने के लिए नहीं कहती। संभव है तुम्हें बुरी लगे। तुम अपने मन में सोचो, तुम्हारे इस बहनापे में दया का भाव मिला हुआ है या नहीं? तुम मेरी गरीबी पर तरस खाकर, रतन ने ललप कर कहा। दोनों हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोली, बस अब रहने दो, तुम चाहो जो ख्याल करो, मगर यह भाव कभी मेरे मन में ना था और ना हो सकता है। मैं तो जानती हूँ, अगर मुझे भूख लगी हो तो मैं निसंकोच होकर तुमसे कह दूंगी, बहन मुझे कुछ खाने को दो, भूखी हूँ। जल्पा ने उसी निर्मता से कहा, इस समय तुम ऐसा कह सकती हो? तुम जानती हो कि किसी दूसरे समय तुम पूरियों और रोटियों के बदले मेवे खिला सकती हो, लेकिन ईश्वर ना करे कोई ऐसा समय आए जब तुम्हारे घर रोटी का टुकराखन हो, तो शायद तुम इतनी निसंकोच ना हो सको। रतन ने दृढ़ता से कहा, मुझे उस दशा में भी तुमसे मांगने में संकोच न होगा। मैत्री परिस्थितियों का विचार नहीं करती। अगर यह विचार बना रहे तो समझ लो मैत्री नहीं है। ऐसा बातें करके तुम मेरा द्वार बंद कर रही हो। मैंने मन में समझा था तुम्हारे साथ जीवन के दिन काट दूंगी, लेकिन तुम अभी से चेतावनी दिए देती हो। अभागों को प्रेम की भिक्षा भी नहीं मिलती। यह कहते कहते रतन की आंखों सजल हो गई। जल्पा अपने को दुखिनी समझ रही थी और दुखों जनों के निर्मम सत्य कहने की स्वाधीनता होती है, लेकिन रतन के मनोव्यथा उसकी व्यथा की कहीं विदारक थी। जल्पा के पति के लौट आने की अब भी आशा न थी। वह जवान थी, उसके आते ही जल्पा को यह बुरी दिन भूल जाएगी। उसकी आशाओं को सूर्य फिर उदय होगा, उसकी इच्छाएं फिर फूलेंगे। भविष्य अपनी सारी आशाओं और आशंकाओं के साथ उसके सामने था, विशाल उज्ज्वल रमणीक। कब रतन का भविष्य क्या था?
कुछ नहीं, शून्य अंधकार। जल्पा आंखें पोंछकर उठ खड़ी हुई, बोली, पत्रों का जवाब देती रहना, रुपए देते जाओ। रतन ने पर्स से नोटों का एक बंडल निकालकर उसके सामने रख दिया, पर उसके चेहरे पर प्रसन्नता न थी। जल्पा ने सरल भाव से कहा, क्या बुरा मान गई? रतन ने रूठे हुए शब्दों से कहा, बुरा मानकर तुम्हारा क्या कर लूँगी। जल्पा ने उसे गले में बाहों में डाल दी। अनुराग से उसका हृदय गदगद हो गया। रतन ने उसे इतना प्रेम कभी न हुआ था। वह उससे अब तक खींचती थी, ईर्ष्या करती थी। आज उसे रतन का असली रूप दिखाई दिया। यह सचमुच अभागिनी है। और मुझसे बढ़कर एक क्षण बाद रतन आंखों में आंसू और हंसी एक साथ भरे विदा हो गई। इसी के साथ हमारा 28 अध्याय भी समाप्त हो गया। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड गबन का 29 लेते हैं आप लोगों से विदा।